नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य हिंदी की मॉक टेस्ट की पार्ट 4 वीडियो। तो दोस्तों, इसके पहले ही मैंने हिंदी की कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं और आए हुए किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। जैसे कि आने वाले एग्जाम एमपीएसआई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों को करने वाले हैं और आप भी मेरे संग संग में प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, छंद का क्वेश्चन है। किसी छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए। इसमें यति 16 और 12 मात्राओं के बाद होती है, तो कौन सा छंद होगा? तो दोस्तों, 4 हमें छंद दिए, हरि गीति का छंद, गीति का छंद, उल्लाला छंद और रोला छंद। तो हम एक एक छंदों को देखेंगे कि किसमें कौन सी कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, जो रोला छंद होता है, तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। और ये कौन सा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है। उल्लाला, उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें जो होती है 15 और 13 मात्राओं के बाद क्या होती है? यति होती है। और उल्लाला छंद किसके अंतर्गत आता है? तो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। गीति का छंद, गीति का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 26 मात्राएं होती है और यह भी किस में आता है? सममात्रिक छंद में आता है। हरि गीति का छंद में 28 मात्राएं होती हैं और जो इसमें यति होती है वो 16 और 12 मात्राओं के बाद होती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पल्लवन के लिए डैश ही अपनाई जानी चाहिए, यानी कि पल्लवन के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, पल्लवन का अर्थ क्या होता है कि किसी कथन या किसी विचार को क्या है विस्तार के साथ प्रस्तुत करना पल्लवन कहलाता है। तो पल्लवन के लिए जो शैली अपनाई जाती है वो व्यास शैली अपनाई जाती है। व्यास का मतलब होता है विस्तृत और शैली का मतलब होता है तरीका, यानी कि लिखने का तरीका। तो जिस शैली का प्रयोग करते हैं हम व्यास शैली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, इनरोलमेंट पारिभाषिक शब्द कहते हैं, यानी कि इनरोलमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो नामांकन, नामांकन, नामांकनों या नामांकन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामांकन। हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में नामांकन के लिए जो अंग्रेजी रूपांतर होता है वो इनरोलमेंट होता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है किसी पद या स्थान आदि के किसी व्यक्ति का नाम आधिकारिक रूप से क्या है प्रस्तावित किया जाता है, जो नामांकन कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने, आउ प्रत्यय से बना शब्द है। कर्मू, कमाऊ, कामजू, कमाऊ। तो प्रत्यय क्या होते हैं? तो किसी मूल शब्द के पीछे क्या है जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। तो आउ प्रत्यय किस शब्द में है? तो आउ प्रत्यय जो है कमाऊ शब्द में है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने, घोर अंधकार हो चल रही ब्यार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशिदी का दिया ला रहा बिहाने। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पंक्ति दी हुई है और इसमें हमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात या दूसरे के लिए कही जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तृष्णा का विलोम शब्द है, यानी कि तृष्णा का विलोम क्या होगा। तो तृष्णा का जो विलोम होगा वो वितृष्णा होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो चकमक पत्रिका जो है भोपाल से प्रकाशित होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, खाड़ी और खारी का अर्थ क्या है। तो खाड़ी और खारी का अर्थ क्या है। दोस्तों, खाड़ी का जो अर्थ होता है वो उपसागर होता है और खारी का जो होता है वो नमकीन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, कीला का पर्यायवाची
बताइए, यानी कि किला का जो पर्यायवाची क्या है? कांतार, कगार, कोट या को? तो किला का पर्यायवाची कोट होता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, पीत सागर में कौन सा समाज है? हमें यहाँ पर क्या है, समाज बताना है कि पीत सागर में कौन सा समाज है। तो दोस्तों इसमें क्या है, पीत सागर है जो सागर, तो जहां पर क्या है, उत्तर पद क्या है, सागर है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, विशेष है। और जो पूर्व पद है पीत, हमारा क्या है, विशेषण है। क्या है दोस्तों, ये हमारा विशेषण है। तो जब भी विशेष और विशेषण आता है तो वो कौन सा समाज हो जाता है, वो कर्मधारी समाज हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध भड़काना, क्रोध शांत करना, क्रोध भड़काना और हवन करना। तो दोस्तों आग में घी डालने का जो काम होता है, क्रोध शांत करना तो नहीं होता है, क्रोध को क्या है, भड़काना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपकी स्क्रीन के सामने, अचल का अर्थ है। यानी कि अचल का अर्थ क्या होता है? तो अचल का अर्थ होता है पर्वत, गीतहीन, अटल। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है आपकी स्क्रीन के सामने, साहित्य समाज का सामाजिक विग्रह क्या होगा? साहित्य का समाज, साहित्य और समाज, साहित्य में समाज या साहित्य से समाज। तो साहित्य समाज का जो सामाजिक विग्रह होगा वो होगा साहित्य और समाज। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपकी स्क्रीन के सामने, परीक्षा से कौन नहीं डरता, इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलिए। यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये नेगेटिव है, तो हमें इसे क्या है, पॉजिटिव बनाना है। तो परीक्षा से कौन नहीं डरता है, यानी कि इसका पॉजिटिव बन जाएगा, परीक्षा से सब डरते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है आपकी स्क्रीन के सामने, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो इसको खड़ी बोली में कहते हैं ईर्ष्या। तो ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है आपकी स्क्रीन के सामने, घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना डेश में अनिवार्य है। में जो भावों की योजनाओं में जो अनिवार्य होता है वो होता है प्रबंध काव्य। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपकी स्क्रीन के सामने, कंदरा का पर्यायवाची बताइए। तो कंदरा का पर्यायवाची क्या होता है? वायस, कगार, गहर या धूमिल। तो कंदरा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गहर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपकी स्क्रीन के सामने, इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मैहर, जबलपुर, गाजीपुर, भोपाल। तो इलेक्ट्रॉनिक जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं वो होती हैं भोपाल से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपकी स्क्रीन के सामने, अंधियारा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आंधी, सवेरा, उजाला, अंधेरा। तो अंधियारा को खड़ी बोली में कहते हैं अंधेरा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपकी स्क्रीन के सामने, तामसिक का विलोम शब्द है। यानी कि तामसिक का विलोम क्या होता है? तो तामसिक का विलोम हो जाता है सात्विक। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 21, काव्य में चुने हुए शब्दों के द्वारा डेश का प्रभाव डाला जाता है। पर हमें बताना है कि जो काव्य में चुने हुए जो शब्दों के द्वारा किस पर प्रभाव डाला जाता है। कल्पना और मनोवेगों पर, कल्पना और वेगों पर, वास्तविकता और मनोवेगों पर, और कल्पना और मनोरोगों पर। तो किस पर जो है काव्य में चुने हुए शब्दों द्वारा प्रकाश डाला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक, कल्पना और मनोवेगों पर क्या है, प्रभाव डाला जाता है। तो दोस्तों काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभावों को क्या है, कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति किया जाता है। इसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों को क्या है, प्रभाव डाला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर है 22 आपकी स्क्रीन के सामने। काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में डेश करता है, क्या करता है? तो दोस्तों जो काव्य होते हैं, काव्य मानव जीवन की क्या है, असफलता और निराशा की दशा में क्या करता है, आशा का संचार करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में क्या है, आशा का संचार करता है। प्रश्न नंबर है 23 आपके स्क्रीन के सामने। दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? तो दूसरों के सहारे जो जीवित रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छे से अच्छे कार्य में भी डेश वालों की कमी नहीं है। तो अच्छे से अच्छे कार्य में भी क्या है, गलती निकालने वालों की क्या है, कमी नहीं है। और मिस्टेक भी निकालने वालों की क्या है, कमी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि अच्छे से अच्छे कार्य में भी क्या है, मिन निकालने वालों की कमी नहीं है। प्रश्न नंबर है 25 आपकी स्क्रीन के सामने। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो को। मिठाई विठाई किस शब्द युग का शब्द है? तो दोस्तों मिठाई और विठाई जो होते हैं ये सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं, जिसमें किसी एक का अर्थ निकलता है, दूसरे का अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि हम कहते हैं चाय वाय, तो चाय का अर्थ होता है, चाय को हम पीते हैं, लेकिन वाय को पीते हैं क्या? तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मिठाई को खाई जाती है, मिठाई को क्या खाई जाती है क्या? मिठाई का कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक यानी कि जिसका अर्थ निकले, और निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों को करे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।